जो पार्षद होते हैं उनका जो चुनाव प्रचार का बजट है वो 3.5 लाख रुपए तय है। लेकिन ज़मीनी स्तर की जब हम बात करते हैं तो सर शायद ये आंकड़ा जो है बहुत पीछे रह जाता है। पूर्व मेयर होने के नाते पिछले कुछ दिनों में भी हमने देखा कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है हमारे परकोटे के अंदर कि मतलब एक बार तो देखकर लगता है कि बड़ी युद्ध ही शुरू होने वाला होगा यहाँ पर। देखिए, इसका सोल्यूशन ये है कि कोई भी व्यक्ति पॉलिटिकल आधार पर नहीं सोचे। तो जब इमरजेंसी लगी तो एकदम शौक लगा कि हमारे सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरएसएस पर बैन लगा दिया गया है। 18 महीने जेल में रहना पड़ा। 6 महीने में जेल में रहा था। 6 महीने मैंने सत्याग्रह किया था हाँ। महाराजा कॉलेज से और हमने इंदिरा गांधी का पुतला जलाया था वहाँ। आपके अकॉर्डिंग आपके बाद जितने भी मेयर बने उनमें से सबसे बेहतर कार्यकाल किसका रहा? हमने ये काम किया है, हमने कभी डिनाई नहीं किया। 1994 में जयपुर शहर का पहला मेयर बनना और उसी कार्यकाल के अंदर यंगस्टर्स को जयपुर की नाइट लाइफ बहुत पसंद है और जयपुर रात को बहुत जितना सुंदर दिन में लगता है उतना ही रात को भी लगता है। इसका क्रेडिट भी सर कहीं ना कहीं आपको जाता है क्योंकि आपने उस टाइम पर कांग्रेस सरकार ने मुझे बदलने का और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने का पूरा काम किया। राजनीति से कनेक्ट होने का पहला स्टेप क्या होना चाहिए? राजनीतिक पार्टियों से जुड़ने का तो सीधा संबंध। बहुत प्राउड होता है कि हमारे जयपुर शहर में मेट्रो इतनी खूबसूरत मेट्रो है, लेकिन आज भी हमारी जयपुर की जो मेट्रो है वो लॉस में चल रही है। तो आपको लगता है कि उस टाइम पे रूट सिलेक्शन में हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू पॉडकास्ट एपिसोड में। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है जो कि जयपुर की राजनीति और इतिहास दोनों में अपना नाम जो है स्वर्णिम अक्षरों में ऑलरेडी दर्ज कर चुके हैं। जयपुर शहर के पहले मेयर, इसी के साथ ही किशन पोल विधानसभा से 3 बार लगातार विधायक। मैं बात कर रहा हूँ माननीय मोहनलाल गुप्ता जी की। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब परिवार में। धन्यवाद सर सभी लोग, मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यू देखे, जब भी आपसे बात होती है तो सबसे पहले चर्चा होती है कि आप जयपुर के पहले मेयर थे। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा सर 25 जून 1975 की, जब रात को ये अनाउंस होता है कि देश में आपातकाल लागू हो गया है, तो आपका क्या रिएक्शन था और उसके बाद क्या कुछ रहा सर? उस वक्त हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ साथ LLB में जी और CA भी कर रहा था। तो जब इमरजेंसी लगी तो एकदम शौक लगा कि हमारे सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है विद्यार्थी परिषद पर और आरएसएस पर बैन लगा दिया गया है और सभी गतिविधियां बंद कर दी। अपोजिशन की प्रेस की स्वतंत्रता ख़त्म कर दी जी और सभी छात्र नेताओं को, राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। तो पूरे देश भर में योजना जो बनी उसके हिसाब से गिरफ्तारियाँ देने की योजना थी ताकि डर ख़त्म हो जनता में। तो हमने सत्याग्रह करने का सोचा जयपुर में और जयपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रही कार्यकर्ता तैयार किए और तैयार करने के बाद में उनको सबको पहले फर्स्ट फेज में 20 दिन का सत्याग्रह चला, जिसमें कोई इकट्ठा भी नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग इकट्ठे हुए, सत्याग्रह करके जेल में गए और लोगों को जेलों में भेजा, सब लोगों को। जी सर, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो आपको मीसा के तहत जो उस समय नियम लागू किए गए, हाँ, तो आपको 18 महीने जेल में रहना पड़ा। नहीं, 6 महीने में जेल में रहा था। 6 महीने मैंने सत्याग्रह किया था हाँ। महाराजा कॉलेज से। ठीक है। और हमने इंदिरा गांधी का पुतला जलाया था वहाँ। और किन परिस्थितियों में जलाया था ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पुतला लेके जाना महाराजा कॉलेज में अपने आप में एक बहुत बड़ी महारत थी। इंदिरा गांधी जी का इंदिरा पुतला गांधी था। का। ठीक है। और हमने योजना बनाई कि उसके लेग एक रिक्शे में, धड़ दूसरे रिक्शे में, सिर तीसरे रिक्शे में और हाथ चौथे रिक्शे में ला करके वहाँ संभल किया। डायरेक्टली ले जा नहीं सकते थे। हाँ, ये तो डर था। उसके बाद फिर हम सब छात्र विद्यार्थी परिषद के इकट्ठे हुए, वहाँ बाथरूम में हमने फटाखा छुड़ाया। अच्छा। फटाखा छुड़ाया और उसके बाद हमने जो है वहाँ नारे लगाए और ये कहा कि इंदिरा गांधी हाय हाय, इमरजेंसी हाय हाय जी। और जयप्रकाश नारायण जिंदाबाद,
प्रेस पर सेंसरशिप हटाओ और हमारे नेताओं को रिहा करो। तो वहीं से तो आप वहीं पर हमको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किया गया 5 लोगों को, और फिर हमको जेल में गया गया। तो कितने महीने रहना पड़ा सर उस समय 6 महीने जेल में। 6 महीने। तो ये मतलब आपको नहीं लगा सर कि पुतला जलाना या नारा लगाना इस पर 6 महीने की जेल होना कुछ ज़्यादा नहीं था? है? मतलब कुछ ज़्यादा समय की जेल नहीं थी 6 महीने की जेल? मतलब आज लोग बड़े बड़े क्राइम कर देते हैं तो भी 6 महीने से पहले निकल कर आ जाते हैं, और आपने नारे लगाए। इसमें कोई जेल का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो इसमें आप क्या जेल? ये तो हमारा प्रोटेस्ट करने का तरीका है। प्रोटेस्ट किया हमने, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट में जो है कहेगी जेल। लेकिन चूंकि जी ये इंदिरा गांधी के खिलाफ था, इमरजेंसी के प्रावधानों के खिलाफ था, इसलिए उनको गिरफ्तार करके DIR, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, ठीक है, भारत सुरक्षा अधिनियम हाँ हाँ, के तहत हमको जो है, जैसे हम देश के शत्रु हों, देश को कोई गदर मचाने वाले हों, इस प्रकार से जो है हमको गिरफ्तार करके डाला है। तो सर आज उस मूवमेंट को याद करते हैं तो कुछ ऐसा याद आता है कि जिसको आज भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि 6 महीने जेल में रहना बहुत बड़ी बात नहीं, है। परेशान नहीं हुए हम देश के लिए लड़े, देश की आज़ादी के लिए लड़े, लोकतंत्र के लिए लड़े, सत्य के लिए लड़े, अहिंसात्मक हमारा आंदोलन था। सर आपकी एज क्या रही होगी उस टाइम पे जब उस ये सब? वक्त 20 साल। 20 साल के थे। 20 के साल। तो सर आज हम जब देखते हैं कि अभी भी देश में प्रोटेस्ट होता है और नारे लगते हैं और कई बार शब्दों की गरिमा क्रॉस हो जाती है, और बट उस टाइम के छात्रों में आप जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे और आज जब देखते हैं, जैसे कि हाल ही में देश में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ, तो क्या फ़र्क नज़र आता है आपको उस टाइम के स्टूडेंट्स में और आज के स्टूडेंट्स में? देखिए, आज का स्टूडेंट जो है ज़्यादातर सेल्फ सेंटर और करियर ओरिएंटेड हो गया आज का स्टूडेंट, और होना भी चाहिए, ठीक, करियर ओरिएंटेड होने में कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन देश और समाज में क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में चिंता और अपने भविष्य के बारे में चिंता, ये आज के स्टूडेंट में नहीं है। कॉकरोच से समर्थित लोगों ने आंदोलन किया, अच्छी बात है, उन्होंने एक जागृति पैदा की, युवाओं को आक्रोश को सरकार को दिखाया, लेकिन उसमें हिंसा का जो पुट था जी, हमने पुतला जलाया तो कोई हिंसा नहीं की, हमने किसी के साथ मारपीट नहीं की, हमने सत्याग्रह किया, सत्य के लिए आग्रह है जो गांधी जी ने किया था जी, अहिंसात्मक आंदोलन किया, और हमने मजिस्ट्रेट के सामने बयान किया कि असत्य से सत्य की ओर, हिंसा से अहिंसा की ओर हम जा रहे हैं, हमारा आंदोलन, और हम उस आधार पर हमने ये काम किया है। हमने कभी डिनाई नहीं किया कि हमने पुतला नहीं जलाया, नारे नहीं लगाए या पर्चे नहीं बांटे, क्या है, उस आधार पर हमको जो हो सकती हुई है। सर अभी जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, उनको जो उनकी मांगे थी वो पूरी हुई, प्रधानमंत्री जी ने भी इस इस्तीफ़ा जो है वो हुआ, जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उनका, और उसके बाद भी मोदी जी ने रील बनाकर सारे युवाओं को माफ़ किया जिन्होंने अपशब्द का उपयोग किया था। लेकिन आज ही मैं उनकी एक नई रील देख रहा था जिसमें वो प्रधानमंत्री जी को ये बता रहे थे कि 15 अगस्त पे इस बार उनको क्या संबोधन देना चाहिए। नो, ही इज़ द टीचर टू द प्राइम मिनिस्टर। यस, इट्स अप टू हिम। और उन्होंने कहा कि बात युवाओं की होनी चाहिए और यूथ के लिए वो क्या कर रहे हैं उन्हें ये बात करनी चाहिए। वो ठीक है, यूथ के लिए सुझाव दे सकते हैं, बट नॉट टू से कि वो क्या भाषण देवें, किन समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करें, उन समस्याओं बोलें, वो ठीक। एज ए लीडर सर, आपने ये जब प्रोटेस्ट मतलब ऑन सोशल मीडिया आप देख रहे थे जब ये सब चीज़ें चल रही थी, हाँ देख, तो आपको क्या लगा, कुछ लीडरशिप क्वालिटी नज़र आई आपको उनमें? ये जो अभिजीत दीपके थे उनके साथ कुछ लोग और थे, कुछ में थी, कुछ भटके हुए लोग थे, भटके हुए थे, भड़के हुए, नहीं आज तो हमको बड़ा काम हो गया, हम जाना क्या कर लेंगे, ठीक है, युवाओं में जोश है। हमने भी 1975 में 74 में आंदोलन किया था जयप्रकाश नारायण का। जी, जयप्रकाश जी का आंदोलन छात्रों का आंदोलन था, पता है क्या आपको? बताइए सर। गुजरात में नवनिर्माण समिति बनी थी, गुजरात में? गुजरात में
ठीक और है। नवनिर्माण समिति ने गुजरात सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। उस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जयप्रकाश जी नारायण को बुलाया था, जेपी मूवमेंट जिसे कहा जाता है। जी। और उस जेपी मूवमेंट को पूरे देश भर में हम लोगों ने चलाया था, और जयपुर में बहुत बड़ी रैली उस वक्त हुई थी, बहुत बड़ी विशाल तम रैली जो मैंने अपने इस पूरे कैरियर में नहीं देखी। इतनी रैली, सारा जनसमूह उमड़ पड़ा था जयप्रकाश नारायण को सुनने के लिए। तो अहिंसात्मक था, वो हिंसा नहीं थी बिल्कुल उसमें। बिल्कुल। तो सर ये जो आपने संघर्ष उस टाइम पर किया, आपको लगता है कि बाद में यही संघर्ष लोगों के मन में आपके प्रति जो प्रेम था उसे मजबूत किया, किशनपोल की जनता को बिल्कुल बिल्कुल उस समय से प्रेरणा मिली कि ये बहुत लंबा संघर्ष करके आए हैं और इनको मौका देना चाहिए? मैं शुरू से ही छात्र राजनीति में था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नेता होने के नाते छात्रों को संगठित करता था। तो मैं माहेश्वरी स्कूल का अध्यक्ष था, वाणिज्य परिषद का अध्यक्ष था, अपोजिशन लीडर रहा, फिर कॉमर्स कॉलेज में जनरल सेक्रेटरी रहा, लॉ कॉलेज में जॉइंट सेक्रेटरी रहा, यूनिवर्सिटी में जॉइंट सेक्रेटरी रहा। तो इस प्रकार से विभिन्न पोस्टों में के रहने के बाद मैंने रहते रहते छात्रों को संगठित किया, उनकी मांगों को पूरा करवाया और छात्र आंदोलन को एक रचनात्मक दिशा देने का प्रयास किया कि हम नींव के पत्थर हैं, हम कंगुरे नहीं हैं। कंगुरे को सब देखता है लेकिन नींव के पत्थर को नहीं देखता। हम देश के निर्माण में नींव के पत्थर हैं। तो सर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी जैसे कि आपने छात्र संगठन की बात की, तो अभी सर हमारे राजस्थान में छात्र चुनाव और छात्र संगठन को लेकर जो माहौल बना हुआ है वो वाकई में बहुत हैरान करता है। हर रोज़ कुछ ना कुछ न्यूज़ आती है, कभी प्रोटेस्ट होता है, कभी कोई अनशन करता है। तो इसको लेकर फ़िलहाल क्या नज़रिया है आपका? ये छात्रों को अपना आंदोलन करने का अधिकार है, उनकी मांगे अगर जायज़ हो तो कहने का अधिकार भी है और प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ स्टडी। पढ़ाई साथ साथ करो, अपना कैरियर बनाओ, और नॉट ओनली कैरियर बट समाज को भी देखो। मैं जब जेल में गया तो रात को मैं पढ़ता था जेल में, और एग्जामिनेशन देने जाता था तो सीए का एग्जामिनेशन जेल की गाड़ी से गया, एलएलबी का एग्जामिनेशन देने जेल की गाड़ी से गया देने के लिए, तो पढ़ाई भी करता था। तो स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी होगी उस टाइम? परमिशन लेते थे, कोर्ट से स्पेशल परमिशन मिली थी। और मतलब नंबर बढ़िया आए थे सर? हाँ, नंबर बढ़िया, जब तो सीए में एडमिशन लिया, नहीं तो कैसे रखते। दोनों पढ़ाई एक साथ करी मैंने। तो ये सब कुछ जेल से चल रहा था सर? हाँ, मतलब 6 महीने जेल से करो, बाकी तो। ये बहुत बड़ी बात है, जैसे कि आज नॉर्मल भी कई बार हम देखते हैं कि पढ़ाई करते हैं फिर भी बैक वगैरह लग जाती है, और तो जेल में रहकर पढ़ाई करना अपना और उसके बाद सिलेक्शन होना है, बहुत बड़ी बात करना, ये हमारा उद्देश्य था। सर 1994 में जब आप जयपुर शहर के पहले मेयर बने, तो ये तो इस तरीके की स्थिति की थी कि किसी ने खाली पन्ना पकड़ा दिया हो और उस पर सब कुछ आपको ही करना हो। ना कोई स्ट्रक्चर था, ना कोई ऑफिस था। इवन आई थिंक आपके उस समय जो स्टाफ होगा उनको भी नहीं पता होगा कि मेयर का काम क्या होता है। तो आम जनता से तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं हो सकती। तो कितना बड़ा चैलेंज रहा वो आपके लिए? बहुत बड़ा चीज़ था, और मैं समझता हूँ कि जयपुर शहर की जनता ने पहली बार मेयर का नाम सुना होगा कि मेयर कैसा होगा, उसके अधिकार क्या होंगे, उसके दायित्व क्या होंगे। लेकिन मैंने अपने अधिकारों की चिंता नहीं की, मैंने अपने दायित्वों को समझा कि जयपुर शहर की जनता का बोझ मेरे ऊपर आया है, तो उनकी सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रखूं और उनको सुविधाएं पहुंचाऊं जो नगर निगम दे सकता है। किया जी। तो सर उस टाइम पर डेफिनेटली ऐसा तो होता ही होगा कि जब आप कुछ करने की कोशिश करते थे तो लोग बड़े कंफ्यूज तो होते होंगे कि ये अचानक से कौन सा पद आया है, और कई बार लोग आपसे पूछते भी होंगे कि आप कौन होते हो ये सब करने वाले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत स्वागत किया जनता ने हमारा। हाँ, बहुत स्वागत किया। हाँ, खूब स्वागत किया। अच्छा। और हर कॉलोनी, हर मोहल्ले में मेरा स्वागत हुआ, और साल भर तक स्वागत होता रहा। तो सर, और उनकी अपेक्षा ही थी कि सड़क है, बिजली है, पानी है, गार्डन है, सीवर लाइन है, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या, उनके संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिए, और ज्ञापन देखने के बाद में उन समस्याओं को पूरा करने का मैंने प्रयत्न किया, तो सर समाधान करने का प्रयत्न किया। 1994 में जयपुर शहर का पहला मेयर बनना, और उसी कार्यकाल के अंदर वर्ल्ड मेयर कॉन्फ्रेंस आपने होस्ट कर दी जिसकी मेज़बानी जयपुर शहर कर रहा था। तो सर इतना बड़ा, एक तरफ से मैं कहूँगा रिस्क ही था ये उस टाइम पर,
कि आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली, तो उसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, हम मेयर काउंसिल के सम्मेलन में जाते थे तो ऑल इंडिया मेयर काउंसिल का सम्मेलन होता था। तो मैंने दिमाग में लगाया कि ऑल इंडिया का होता है, मेयर्स की कीमत बाहर ज़्यादा है। बिल्कुल। और बाहर के देशों में मेयर की इज्जत भी बहुत है, पावर्स भी ज़्यादा पावर भी ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ऑल ओवर वर्ल्ड के मेयर्स को बुलाया जाए और उनसे एक्सपीरियंस शेयरिंग किए जाए कि किस प्रकार से हाउ दे फील एंड हाउ दे रन द सिटी। तो मैं समझता हूँ कि वो दिमाग मेरे दिमाग में आया। मैंने ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स में संपर्क किया और ऑल इंडिया AILICs लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मुंबई में है, उनसे संपर्क किया। उनसे संपर्क करके उनको सहयोगी संस्थाएं बना करके और वर्ल्ड मेयर कॉन्फ्रेंस का भव्य आयोजन किया, जिनमें 80 से ज़्यादा देशों के लोग यहाँ आए थे और उन्होंने जयपुर शहर को डेवलप होते हुए देखा। तो सर उस टाइम पर मतलब बहुत सारे आधुनिक शहर, लंदन, पेरिस, इनसे भी मेयर आए वहाँ पर। तो उस समय जब उन्होंने हमारे पुराने जयपुर को देखा तो आपको कुछ उनके रिएक्शन याद है कि क्या उनके रिएक्शन रहे होंगे? उनको देखिए, उनको हमने आमेर दिखाया, ठीक है, और आमेर पर हाथी बैठा के लेके गए। तो वो देख कर आश्चर्यचकित हो गए कि इंडिया में ऐसा शहर भी है कि जहाँ हाथी पे बैठ कर के ऊपर फोर्ट बना हुआ है, बिल्कुल महल, और हेरिटेज लुक वाला महल है। तो हमारी हेरिटेज, हमारी परंपराएं कितनी विशाल थी, कितनी अच्छी थी, और उसको उन्होंने सराहा और आमेर को देख के बड़े प्रसन्न हुए। उसी साथ साथ उनको हमने रबड़ी के मालपुए और खीर खिलाए। रबड़ी के मालपुरे और खीर, ठीक है, खिलाई। तो हैप्पी टू सी ईट, क्योंकि वो सब नॉनवेज वाले थे। हाँ, लेकिन उनको हमने खिलाया। चौकी ढाणी में उनको ठहराया, ठीक है। तो चौकी ढाणी में इतना बड़ा इवेंट पहली बार हुआ था। तो वहाँ जो ज़मीन पे बैठ करके और दाल बाटी चूरमा और बाजरे की रोटी, कैरी की सागरी सब्जी और ये सब खिलाई। तो द फील ग्रेट। तो सर आज तो ऐसा कोई मतलब मान लीजिए आज के समय पर ऐसे कुछ इवेंट हो तो सोशल मीडिया पर चारों तरफ ये चीज़ें फैल जाती है, और उस टाइम पर समाचार पत्रों में भी खूब इसकी चर्चा रही होगी। लेकिन ये इस प्रकार का सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे। तो सर आज जब हम जयपुर में देखते हैं तो यंगस्टर्स को जयपुर की नाइट लाइफ बहुत पसंद है, और जयपुर रात को बहुत, जितना सुंदर दिन में लगता है उतना ही रात को भी लगता है। इसका क्रेडिट भी सर कहीं ना कहीं आपको जाता है, क्योंकि आपने उस टाइम पर जयपुर में नाइट लाइफ की शुरुआत की थी। लाइट्स इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया कि रात में भी जयपुर जो है उतना ही सुंदर लगे जितना दिन में लगता है। जब मैं किशनपोल विधानसभा का सदस्य था विधानसभा में, तो वसुंधरा जी से निवेदन किया। उन्होंने जयपुर शहर की सुंदरता को, हेरिटेज लुक को देखते हुए उन्होंने नाइट लाइफ के बारे में विचार किया, और उन्होंने कहा कि भाई ये जो इस प्रकार से जयपुर शहर के सारे जो बाज़ारों में लाइटिंग करा दी जाए। तो उन्होंने लाइटिंग कराई। रात को देखने वाले लोग आते हैं आज भी जयपुर शहर में। रात को बिल्डिंगों में जो लाइटें चमकती है कितनी खूबसूरत लगती है। बिल्कुल, प्राइवेट बिल्डिंगों में एज वेल एज गवर्नमेंट बिल्डिंगों में शहर में लाइटें चमकती है। ये तो सर जयपुर के हर एक युवा को, हर एक शख्स को जानना चाहिए कि जो नाइट लाइफ आज हम एंजॉय कर रहे हैं, जो लाइटिंग इतनी खूबसूरत जयपुर की है, वो आपने शुरू की थी, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर एक चीज़ और है जयपुर शहर में, आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि जयपुर शहर का एक इलाका है जो आज बहुत बड़ी प्राइम लोकेशन बन चुका है। बड़े बड़े वहाँ पर मॉल हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटी डेवलप हो चुकी है, लेकिन एक टाइम पर वो जयपुर का डंपिंग यार्ड हुआ करता था। जयपुर का सारा कचरा वहाँ जाता था, इकट्ठा होता था। जगतपुरा, मैं बात कर रहा हूँ जगतपुरा की। तो सर उस समय क्या आपके माइंड में थॉट था कि मतलब भविष्य देख लिया था कि आपने कि ये तो प्राइम लोकेशन है, यहाँ कचरा नहीं डालना चाहिए? हाँ, इतनी बड़ी प्राइम लोकेशन पर कचरा, पूरे जयपुर शहर का डंप होना, और वहाँ चील, कौवे और ये उड़ना, और सारा गंदगी रहना, मक्खी मच्छर होना, ये इलाका देख करके मुझे बड़ा दुख और तकलीफ होता था। मैंने डंपिंग यार्ड को शिफ्ट करने का प्लान बना लिया और दृढ़ निश्चय किया कि इस डंपिंग यार्ड को हटाना है। हटाया। तो सर आज जब आप जगतपुरा जाते हैं तो देखकर सुकून मिलता है कि हाँ कितना बढ़िया अच्छा जगतपुरा हो गया। तो वो यादें आपको आज भी आती होगी यार, क्या स्थिति उस समय थी और आज तो बिल्कुल बदल गया सर। जयपुरा साउथ दिल्ली हो गया बिल्कुल। इवन बड़ी बड़ी कॉलोनी, यूनिवर्सिटी वहाँ पर हैं, बड़े बड़े मॉल्स बन चुके हैं, सब आ गए वहाँ।
तो सर जब आपका मेयर का कार्यकाल चल रहा था तो उसमें जब वो कार्यकाल के शायद लास्ट का 1 साल बचा था तब सरकार चेंज हो गई थी हमारे राजस्थान में। पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और फिर कांग्रेस की हुई। तो लास्ट के जो आपका कार्यकाल का समय रहा, क्या उसमें कुछ बदलाव हुए सरकार बदलने के कारण, कुछ परेशानी हुई या फिर नॉर्मल चलता रहा? कांग्रेस सरकार ने मुझे बदलने का और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने का पूरा काम किया, लेकिन मैंने ईमानदारी से काम किया था, इसलिए मेरे खिलाफ कोई भी आरोप सिद्ध नहीं कर सके और मैं कंटिन्यू अपना पूरा कार्यकाल निष्कलंक रूप से पूरा किया। तो सर जयपुर शहर में मतलब आपने भी कहा कि कलंक लगाने का प्रयास और इस तरीके की चीज़ें, ये मेयर पद को लेकर अक्सर हम देखते हैं कि आप ही के कार्यकाल में नहीं, उसके बाद भी कई बार कई सारे ऐसे मेयर रहे हैं जिनको निलंबित किया गया और आरोप प्रत्यारोप लगे। ये मेयर पद के साथ ही क्यों होता है सर? इसका कुछ रीज़न मेन जो आप समझ पाते हो? देखिए, अगर नियमानुसार काम करोगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। गैर नियम से काम करोगे तो निश्चित रूप से राज्य सरकार भी बैठी हुई है, केंद्र सरकार भी बैठी हुई है। और मैं समझता हूँ कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ अगर कोई आरोप लगता है तो उसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद में जो भी उचित न्याय व्यवस्था है उसमें काम किया जाना चाहिए। सर मैं अभी पढ़ रहा था तो मैंने पढ़ा कि नगर निगम परिषद में जो पार्षद होते हैं उनका जो चुनाव प्रचार का बजट है वो 3.5 लाख रुपए तय है। लेकिन ज़मीनी स्तर की जब हम बात करते हैं तो सर शायद ये आंकड़ा जो है बहुत पीछे रह जाता है। तो एक पूर्व मेयर होने के नाते, पहले मेयर होने के नाते आपको क्या लगता है सर कि नियम ही चेंज कर देना चाहिए? हाँ, नियम चेंज करना चाहिए, इसमें राशि बढ़ानी चाहिए क्योंकि वार्ड बड़े हो गए, जनसंख्या बड़ी हो गई, आजकल के ज़माने के हिसाब से खर्चे भी ज़्यादा हो गए, इसलिए इसको बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए, कितना कर देना चाहिए सर? 10 लाख होना चाहिए। 10 लाख होना चाहिए। इसमें सर कुछ गाड़ियों की सीमा भी तय कर दी गई कि आप प्रचार में 3 से ज़्यादा गाड़ी यूज़ नहीं कर सकते। वो 10 लाख में सब गाड़ियाँ भी आ जाएगी, झंडे डंडे बैनर पोस्टर रिक्शे माइक और मीटिंग्स वगैरह सब हो जाते हैं। फिर भी सर आपको नहीं लगता अभी के हिसाब से 10 लाख से तो ज़्यादा ही खर्च कर देते हैं पार्षद लोग? अब खर्च तो करने में तो कोई ज़्यादा खर्च करे कम खर्च करे ये बात अलग है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सेवा के आधार पर वोट प्राप्त करते हैं, उन्हें खर्च करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। वार्ड में इतने फेमस होते हैं, इतना काम करते हैं अच्छा काम। मतलब मूल्य जो है वो काम का है, पैसों का नहीं है। अगर आपको पार्षद बनना है तो बिल्कुल सेवा भाव होना चाहिए। तो सर आप सभी पार्षद के लिए, सभी मेयर के लिए जयपुर शहर के जो हैं और जो नए पार्षद बनना चाहते हैं उनके लिए तो एक गुरु की तरह हैं, क्योंकि आप जयपुर के पहले मेयर रहे हैं। अब एक बड़ा कॉमन सा सवाल है सर, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अपने वार्ड में, अपनी एरिया में बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन उसका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है और उसे अगर पार्षद बनना है तो उसके लिए क्या स्टेप होंगे जो उसे चलने हैं जिससे कि वो इस पद तक पहुंच सकता है? देखिए, जनता की सेवा करे, निस्वार्थ भाव से सेवा करे तो निश्चित रूप से वो इस पद तक पहुंच जाएगा, चाहे वो राजनीतिक रूप से किसी पार्टी से जुड़ा हो या नहीं जुड़ा हो। मेरे समय ज्ञानचंद जी बम थे जी, उनको टिकट नहीं मिला, वो निर्दलीय खड़े हुए, जनता ने उनको जिता दिया। बहुत सारे लोगों के नाम हैं कि जो अपनी सेवा के आधार पर जीत के चुन के आते हैं, जनता से संपर्क रखते हैं बराबर और जीत के आते हैं। वो विद्यानगर में एक पार्षद है जी, दिनेश कामत, वो रोज़ाना चाहे पार्षद हो या नहीं हो 365 दिन सफाई करता है विद्यानगर क्षेत्र में। तो उसको फिर ज़रूरत क्या है, जनता अपने आप उसको वोट देती है। तो इसी प्रकार से रोज़ाना अपने वार्ड में सफाई अभियान चलाना, वृक्षारोपण का अभियान चलाना, जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए गरीब लोगों के राशन कार्ड बनवाना, उनकी लाइट की समस्याओं का समाधान करना, उनको जो विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ है वो पहुंचाना, ये प्रारंभिक जिम्मेदारी पार्षद की होती है। और अगर वो पार्षद में उसका राजनीतिक रुझान है तो उसको काम पहले चालू कर देना चाहिए। नहीं सर, राजनीति से कनेक्ट होने का पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि मतलब अगर जनता की सेवा। नहीं, आम आदमी से पूछा जाए तो उसे पता है कि पार्टी होती है, कांग्रेस होती है, निर्दलीय होता है, भारतीय जनता पार्टी होती है, बट इनसे जुड़े कैसे? ये जुड़ने का तो राजनीतिक पार्टियों से जुड़ने का तो सीधा संबंध है कि हर राजनीतिक पार्टी का अपना एक कार्यालय होता है,
हर राजनीतिक पार्टी का एक सदस्यता अभियान चलता है, हर राजनीतिक पार्टी के कार्यालय में मीटिंगें होती है और हर राजनीतिक पार्टी के अपने कोई आंदोलन और इत्यादि भी चलते हैं, तो उनमें शामिल हो, भाग लेवे। और अगर राजनीतिक पार्टी से जुड़ना नहीं चाहता है तो खुद अपने वार्ड में काम करे, अपने आप जनता सिर पे उठा कर उनको करेगी। ठीक है सर, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ सर, क्योंकि शायद इस सवाल का जवाब आपसे बेहतर कोई और दे नहीं सकता। तो सर, आपने मेयर पद की नींव रखी, ऐसा हम कह सकते हैं, और उसके बाद कई सारे भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के कई सारे मेयर आपके बाद बने। आपके अकॉर्डिंग आपके बाद जितने भी मेयर बने उनमें से सबसे बेहतर कार्यकाल किसका रहा, जो आपको लगता है कि इन्होंने अपने मेयर पद को जो है पूरी तरीके से बहुत अच्छे से निभाया? किसी एक का नाम आप लेना चाहें तो। मैं किसी एक का नाम लेकर के और अन्य के प्रति बायस नहीं होना चाहता हूँ। ठीक है। क्या है कि सभी ने अच्छा काम किया अपने कार्यकाल में, और अगर किसी ने करप्शन किया है तो वो अपना वो सरकार देखेगी उसको, लेकिन एक विजन के साथ में काम करना और समस्याओं के संबंध में आगे बढ़ाना, तो मैं समझता हूँ कि अगर मान लो किसी का नाम लिया जाए तो अशोक परनामी ने अच्छा काम किया। अशोक परनामी जी ने, ठीक है। सर, जयपुर शहर के डेवलपमेंट में मेट्रो का बहुत बड़ा एक रोल रहा है, जिसकी शुरुआत जो है गहलोत सरकार ने की थी, लेकिन चालू करने का काम वसुंधरा राजे जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो आप आज भी इस चीज़ को लेकर चर्चा चलती है कि इसका एक्चुअल क्रेडिट जाता किसको है मेट्रो लाने का जयपुर शहर में? देखिए, जयपुर शहर की मेट्रो की शुरुआत तो गहलोत जी के टाइम पर हुई थी, लेकिन उसको मंसूर में, लेकिन उसको शहर के अंदर लाने का काम वसुंधरा जी ने किया था। और बहुत बड़ा संघर्ष उस वक्त हुआ था टेम्पल के टाइम पर कि टेम्पल नहीं हटेंगे। मैंने उसमें अपना, वसुंधरा जी ने मेरे ऊपर डाल दिया कि आप डिसाइड करो। तो मैंने अपना एक विज़न रखा और मैंने ये कहा कि भाई अगर जयपुर शहर में अभी मेट्रो नहीं आई और विरोध के कारण स्थगित हो गई तो शहर की वॉल सिटी को मेट्रो से हम जोड़ नहीं सकेंगे। इसलिए मैंने एक स्टैंड लिया कि मंदिर शिफ्ट हो जाएं, वापस उनको उसी स्थान पर ला देंगे, लेकिन एक बार मेट्रो निकले तो सही ना। उस समय तो बड़ा विरोध हुआ सर आपका? बहुत बड़ा विरोध हुआ था, कई लोगों ने उसको रुकवाने का प्रयास किया, काफ़ी विरोध किया, और लेकिन मैं अपने स्टैंड पे कायम रहा और मेट्रो यहाँ आई। और मुझे ये बहुत खुशी है कि मेट्रो भी आ गई और मंदिर भी बन गया। बिल्कुल, सारे मंदिरों को पुनर्स्थापित कर दिया गया। राजनीतिक लाभ लेने के लिए लोगों ने विरोध किया, वो विरोध ठीक नहीं था और वो विरोध ख़त्म हो गया। आज हमें राजनीतिक लाभ भी मिल रहा है और मंदिर की पूजा भी हो रही है, अच्छा मंदिर बन गया, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। रोजगारेश्वर महादेव मंदिर इसका बड़ा एक वो एग्जाम्पल है। तो सर, उस समय मतलब आप किशन पोल के विधायक थे और मेट्रो वहाँ से रूट मेट्रो का वहाँ से जा रहा था, तो उस समय बड़ी वो चर्चाएं चल रही थी कि अगर ये रूट यहाँ से निकला तो परकोटे में दरारें आ जाएंगी, हादसा हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और तो कैसे डील किया सर? मतलब व्यापारी लोग तो पीछे पड़ गए होंगे आपके। मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा अफवाहें फैला दी, ये जरा सी दरार आ गई और मेट्रो के कारण आ गई। अरे दरार तो किसी बिल्डिंग जरा से आ ही सकती है, वो मेट्रो आएगी तो हिल जाएगी बिल्डिंगें, मंदिर कहाँ जाएंगे। वो देखो ये चांदपोल के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में ये दरारें आ गई, अरे तो ठीक कर देंगे दरार आ गई तो। लेकिन उस आधार पर अफवाह फैलाना, राजनीतिक विरोध करना और मेट्रो के प्रोजेक्ट को रुकवाना, ये कई लोगों का काम था, वो असफल हो गया। तो आपको लगा सर कि आगे आपको उस समय डर नहीं लगा कि यार इनको नाराज कर दिया मेट्रो के चक्कर में, मुझे चुनाव के टाइम पर दिक्कत ना हो जाए बाद में? अब ये तो रिस्क लेनी पड़ती है, विकास के लिए रिस्क लेना बनता है। लेकिन आज मुझे खुशी है, चाहे मैं पद पर हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे विरोध करने वाले असफल हो गए और मैं व्यक्तिगत रूप से सफल हो गया। जनता को, जयपुर शहर की चार दीवारी की जनता को पूरे जयपुर शहर के मेट्रो से जोड़ दिया, ये अच्छी बात है। सर, जयपुर शहर में जब हम मेट्रो की बात करते हैं तो बहुत प्राउड होता है कि हमारे जयपुर शहर में मेट्रो, इतनी खूबसूरत मेट्रो है, लेकिन आज भी हमारी जयपुर की जो मेट्रो है वो लॉस में चल रही है। तो आपको लगता है कि उस टाइम पर रूट सिलेक्शन में जो है गड़बड़ हुई है? रूट सिलेक्शन ठीक था, ये कहीं से तो स्टार्ट करना ही था।
कोई मेट्रो आएगी कहीं से भी स्टार्ट हो, चाहे मानसरोवर स्टार्ट हो, चाहे वैशाली से स्टार्ट हो, चाहे सांगानेर से स्टार्ट हो, लेकिन पूरे जयपुर शहर में मेट्रो का जाल बिछ जाए जी। और एक दूसरे को दिए जलाते हुए स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा था। मैं समझता हूँ कि भजन लाल जी की सरकार ने, जो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, उन्होंने मुरलीपुरा से लेकर के और फिर सांगानेर तक एक जो मेट्रो का प्रोजेक्ट लिया है प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, ये बहुत बड़ा सफल प्रयोग है। पूरे जयपुर शहर में मेट्रो आ जाएगी 5 साल में। तो ये कोई भी व्यक्ति चांदपोल से बैठेगा एयरपोर्ट पहुंच जाएगा, एयरपोर्ट वाला मुरलीपुर आ जाएगा, गलता जी में स्नान करने के लिए आ जाएगा। तो मेट्रो को बहुत बड़ा फ़ायदा है। पूरे जयपुर शहर में मेट्रो बिछ जाएगी और फिर और भी एरियाज में जोड़ना चाहिए इसको। धीरे धीरे आगे बढ़ती जाए। दिल्ली की मेट्रो भी ऐसे ही बढ़ी है, एक दिन में थोड़ी आ गई। इसलिए विरोध करने वालों को सोचना चाहिए कि एक दिन में कोई काम नहीं होता है, धीरे धीरे ही काम होता है। और अगले कई वर्षों में हम ये देखेंगे जयपुर शहर लंदन के जैसे मेट्रो के विस्तार जुड़ गया। लंदन जाइए आप, किसी भी स्थान पर जाइए आप, मेट्रो में बैठ जाइए, वहाँ पहुँच जाएंगे फटाफट। ट्रैफिक जाम की दिक्कत नहीं, पॉल्यूशन की दिक्कत नहीं, समय की बचत, ये सब मेट्रो के माध्यम से हो सकती है। कलकत्ता की मेट्रो आप देखिए कितनी बड़ी सक्सेस है। आज शुरुआत में लॉस में हो सकती है, लेकिन बाद में उसकी उपयोगिता बहुत अच्छी है और उसके माध्यम से हम जयपुर शहर का ट्रांसपोर्ट का कंजेशन कम कर सकते हैं, समय की बचत हो सकती है और कम टिकट पर हम यात्रा कर सकते हैं, तो सर कम पैसों पर। तो मेट्रो जयपुर शहर में अब सेकंड फेज़ भी इसका शुरू हो चुका है और बहुत जल्द इसका जो है इनॉग्रेशन भी हो जाएगा और काम चल रहा है। और मेट्रो का यूज़ जो है वो हर फील्ड में कर रहे हैं। इवन अब तो एंटरटेनमेंट के लिए भी हो रहा है, बर्थडे पार्टी भी सेलिब्रेट हो रही है मेट्रो कई के लोग अंदर। बर्थडे मना रहे हैं कोई, लेकिन वो सब अब धीरे धीरे इतनी भीड़ बढ़ गई कि अब वो खाली नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। ऑफ टाइम पे करो, क्या दिक्कत है? नहीं सर, अब तो पॉलिटिशियन भी इसमें शामिल है। हाल ही में मैं सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ा वायरल चल रहा था जिसमें भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के अध्यक्ष जो हैं वो अपना बर्थडे उन्होंने मेट्रो में सेलिब्रेट किया एंड लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं। तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि कोई तरीका होता है। आलोचनाओं से डरना नहीं चाहिए, काम करते रहना चाहिए। काम करते रहना चाहिए। तो सर किशनपोल के विधायक जो हैं अमीन काक जी, वर्तमान विधायक, और हवा महल के विधायक है बालमुकुंद आचार्य जी। सर आए दिन हम मतलब पिछले कुछ दिनों में भी हमने देखा कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है हमारे परकोटे के अंदर कि मतलब एक बार तो देख कर लगता है कि बड़ी युद्ध ही शुरू होने वाला होगा यहाँ पर। तो सर ये मतलब स्थिति क्यों उत्पन्न होती है सर, क्या इसका सॉल्यूशन है? देखिए, इसका सॉल्यूशन ये है कि कोई भी व्यक्ति पॉलिटिकल आधार पर नहीं सोचे और कोई भी एमएलए अपने व्यक्तिगत हित और अहित के बारे में न सोचे। शहर का हित, अहित, शहरवासियों का हित और अहित, इस आधार पर सोचेगा, किसी प्रकार झंझट नहीं होगा। अब आप अपने व्यक्तिगत हित के आधार पर या कम्युनिटी के आधार पर सोचना चालू कर दो तो फिर वो ठीक नहीं है। तो सर आपने जो लास्ट चुनाव लड़ा उसमें आपको हार का सामना करना पड़ा और उसका मुख्य कारण जब आज हम पढ़ते हैं ऑन मीडिया जो हमें मिलता है वो ये है कि लगातार 3 कार्यकाल के बाद जनता को एक नॉर्मल सा परसेप्शन होता है कि चेंज चाहिए होता है। क्या वही रीज़न रहा या फिर आपको लगता है कि यार मुझसे ये कमी रह गई थी? देखिए, ऐसा है कि चुनाव की अपनी एक अलग रणनीति, राजनीति होती है। तो किशनपोल क्षेत्र में हमारे आम मतदाता का पलायन हो गया और अल्पसंख्यक मतदाता आ गए। अल्पसंख्यक मतदाता हमको वोट नहीं करते हैं, बीजेपी को। इस कारण से मैं हार गया। कमी किसी प्रकार की नहीं थी, मेरे काम में कमी थी, मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं जीतूंगा और उन क्षेत्रों में मैं जीता भी हूँ, लेकिन अल्पसंख्यक मतदाताओं के विश्वास नहीं जीत सका, इस कारण से मैं हार। तो सर आगे की आप मतलब अभी एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए आप कर रहे हैं, आगे की सर कुछ विजन लेकर आप चल रहे हैं कि क्या करना चाहिए या फिर इस हिसाब से कुछ? देखिए, आज की परिस्थितियों में अभी विधानसभा चुनाव तो दूर हैं, अभी नगर निगम चुनाव आ रहे हैं। बिल्कुल। नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बने, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हो, इसके लिए हम अच्छे लोगों का चयन करके टिकट देंगे। चुनाव भारतीय जनता पार्टी की चुनाव घोषणा पत्र समिति में मैं हूँ
अच्छी घोषणाएं करके उनको लागू करने का प्रयास करेंगे। भजनलाल जी सरकार के द्वारा जो किए गए काम हैं उन कार्यों को हम प्रसारित करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे कि हम इस प्रकार से काम कर रहे हैं। और मेट्रो भी एक बहुत बड़ा इसमें हमारे लिए इश्यू होगा कि हम जयपुर शहर को अगले 5 साल में पूरे शहर को मेट्रो से जोड़ देंगे। ये हमारी जो योजना है भजनलाल जी की, उसके माध्यम से हम प्रसार करेंगे कि हम आगे 5 साल काम चालू हो गया, सेकंड फेज काम चालू हो गया, फटाफट जुड़ जाएगा। तो सर इसका तो इम्पैक्ट कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव तो सर उस समय विरोध हुआ था, तो इस बार भी कुछ ना कुछ तो बीच में- मंदिर के नाम पे होता। अब तो मेट्रो अब आ रही है, जो ऊपर आ रही है, नीचे नहीं आ रही है। तो अब जो सर चुनाव होने वाले हैं नगर निकाय के, इसको सफाई अभियान है, हम सफाई अभियान चला रहे हैं। डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ गार्बेज जो मैंने अपने समय में चालू किया था, उसको एक्सटेंशन कर रहे हैं। आपने सर कब चालू किया था ये? मतलब मैंने 96 में 7 में चालू किया था। डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ गार्बेज, घर घर से कचरा उठाने का अभियान मैंने चालू किया था और CDC नामक संस्था के माध्यम से चालू किया था। उसका पहला फेज मानसरोवर से चालू हुआ था, फिर जनता कॉलोनी और राजा पार्क और आदर्श नगर और पूरे शहर में घर घर से रिक्शों से हम कचरा उठाते थे। घर घर जाके रिक्शा आता था और कचरा लेता था। तो डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ गार्बेज और सेग्रेशन ऑफ गार्बेज, गीला कचरा, सूखा कचरा और रसोई का कचरा, ये अलग अलग करके डालने का अभियान जो चालू किया था, उससे बहुत बड़ा अच्छा काम हुआ है। मोदी जी ने इस काम को और आगे बढ़ाया और उन्होंने जो है एक विजन दिया देश को कि सफाई ज़रूरी है और एक अभियान चलाया उन्होंने। बच्चों में भी आज ये बहुत बड़ी अच्छी बात हो गई कि अपने पेरेंट्स को टोकते हैं कि कचरा मत डालो, गाड़ी में बैठे हैं कचरा मत डालो, बिल्कुल सही कचरा बात थैली में रखो। तो ये अभियान चला है। तो सर आपने अपने सामने जयपुर को बदलते हुए देखा है। वो जयपुर जहाँ रिक्शे से गार्बेज कलेक्ट किया जा रहा था, आज हर घर पर गाने के साथ गाड़ी आती है और सुबह कचरा लेकर अच्छी चली बात है, जाती बहुत है। बढ़िया बात है। हमने भी गाने चलाए थे। हाँ अच्छा, उस समय भी गाना चलता बिल्कुल, था। गाने चला के कचरा देव कचरा देहिम कचराम देहिम, इस प्रकार संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से ये रिक्शे पे सर, मतलब उस ये किस टाइम की बात होगी सर जब रिक्शे पे गाना चल के कचरा कलेक्ट किया जा रहा था? कचराम देही 96 98 के करीब की बात है। 98 के करीब की 98 बात है। तो सर जयपुर शहर को आपने अपने आंखों के सामने इतना बदलते हुए आपने देखा है, और अक्सर जब हम दो अलग अलग जनरेशन के बीच में बैठते हैं ना, जैसे कि आज एक नई जनरेशन हो गई, पुरानी हो गई, तो पुराने लोग कहते हैं कि यार जयपुर में जो पहले की बात थी ना वो बिल्कुल अलग थी, और हमारी जनरेशन, आज की जनरेशन कहती है कि नहीं जयपुर तो आज भी बहुत प्यारा है और आज का जयपुर ही बढ़िया है। तो आपने तो सर दोनों टाइम देखे हैं, आपको कौन सा जयपुर ज़्यादा याद आता है, पुराना वाला देखिए, या जयपुर अभी की वाला? अपनी एक परंपरा है। मैं आपको बीच में एक बात बताना भूल गया। जयपुर समारोह हमने चालू किया था और जयपुर की सारी लोक कलाओं संस्कृति के माध्यम से हमने जयपुर के कलाकारों के माध्यम से जयपुर शहर में एक नई विरासत को देने का प्रयास किया। ये हमारी विरासत रही, लेकिन नए रूप में, नए संकल्प के रूप में, नए लोगों को जोड़ते हुए जयपुर समारोह किया है। एक समय तो ऐसा था कि हर घर में, हर मोहल्ले में, हर बाजार जयपुर समारोह मना रहा था। 1 महीने तक जयपुर समारोह चलता था। वो मैंने चालू किया था उस वक्त। कपूर चंद जी कुलिस उसके अध्यक्ष थे जयपुर समारोह समिति के, मैं सेक्रेटरी था। भवनलाल जी शर्मा उसके संरक्षक थे, स्वायत्त शासन मंत्री। भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री थे। तो उस वक्त जयपुर समारोह के बाद में फिर वो परंपरा डल गई। और आपको शायद ध्यान होगा, ये जो SMS स्टेडियम पर भव्य आतिशबाजी हर साल होती थी जयपुर स्थापना दिवस पर, और लाखों लोग देखने के लिए आतिशबाजी देखने आते थे। फिर वहाँ कुछ समस्या आई तो नाहरगढ़ पे हमने आतिशबाजी की, और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, घूमर का है, पनियारिन का है, लोकगीतों का कार्यक्रम है, खेल कूदों का कार्यक्रम है, छोटे छोटे खेल, झपट्टा मार, सितोलिए, गुल्ली डंडे, ये सब भी हमने खिलाए। ये सब हमने माननीय भवनलाल शर्मा की प्रेरणा से किए थे। सब काम निश्चित रूप से जयपुर की कलाओं को विकसित करने का जो काम किया वो हमने किया। सर अभी भी बैक टू बैक जो है कुछ ना कुछ, जो भी वर्तमान सरकार है, इवेंट तो लगातार हो रहे हैं सर, नॉन स्टॉप हो रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि इवन इतने ज़्यादा इवेंट तो मैंने कभी नहीं देखे हैं राजस्थान के अंदर, बैक टू बैक। कभी विदेशों से मेहमान आ रहे हैं, कभी बिजनेसमैन आ रहे हैं, कभी समिट हो रहा है, कभी खेलो इंडिया हो रहा है,
तो कुछ ना कुछ हुए जा रहा है सर। तो इसमें सर कई बार ऐसा लगता है कि इतने इवेंट की भी क्या आवश्यकता है, क्योंकि एक इवेंट में जो है कितने करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं सर। नहीं नहीं, देखिए इवेंट ही हमारी जान है, हमारी संस्कृति जान है। इवेंट निश्चित रूप से होते रहने चाहिए। सारे दिन भर दुकान और नौकरी ऑफिस थोड़ी काम होता है। नाइट लाइफ जिसे आप कहते हैं जी, नाटक, सभाएं, गोष्ठियाँ, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल कूद के कार्यक्रम ये होते रहने चाहिए। शहर को जीवंत बनाते हैं ये। शहर ये इतना सही थोड़ी कि ऑफिस जाए, दुकान जाए और घर पे आ गए, स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए। इसके अलावा भी जीवन है, इस बात के प्रतीक हैं। इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। NRI के सम्मेलन, इन्वेस्टमेंट के सम्मेलन। अभी के टाइम पर सर जो पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो नए हो चाहे पुराने हो, जो एक्टिव रूप से किसी पद पर हैं, काम कर रहे हैं, तो अपने काम को दिखाने का एक सबसे बड़ा माध्यम सोशल मीडिया अभी है जी। कुछ भी किया है तो उसकी रील सोशल मीडिया पर अपलोड होनी ही होनी है। उस टाइम पर सर आप जब कोई काम किया है तो सीधी सी बात है उसको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंस्पिरेशन बनता है। बताइए, तो क्या माध्यम था सर उस समय, कैसे प्रमोट करते थे? आज तो रील्स है। आज रील्स हैं, पहले टीवी था, और साथ साथ विभिन्न कॉलोनियों में हम जो कार्यक्रम करते थे, विभिन्न कॉलोनियों में जो सभाएं करते थे, उसके माध्यम से बताते थे हमने ये किया है। आप ये गार्डन डेवलप किए हमने, जयपुर शहर में 500 गार्डन डेवलप किए, 500 जगह पर स्थानों पर सभाएं की, उनको लोकार्पण किया, लोगों को अपील की, ग्रीनरी दिखी लोगों को। तो ये लगता है कि वो हाँ अच्छा काम है, इसी से प्रचार प्रसार होता था। लेकिन सर आज ना एक इसका एक माइनस पॉइंट ये नज़र आता है, और ये हम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मैं अभी कल आपके बारे में मतलब 2-3 दिन से पढ़ रहा था, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आजकल जो पॉलिटिशियन है उनका डेटा ऑन सोशल मीडिया सारा मिल जाता है। आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो पूरा वो पुराना डेटा कलेक्ट करना है, बहुत सारी चीज़। तो कुछ ऐसी चीज़ें सर जो आपको ऐसा लगता है कि मैंने उस टाइम पर की थी, लेकिन शायद उस समय सोशल मीडिया नहीं था इसलिए चीज़ें सामने नहीं आई, लेकिन आपको लगता है कि वो बड़ी इनोवेशंस थी, ऐसा कुछ है? जयपुर शहर की सभी 180 कच्ची बस्तियाँ थी। 180 चारों तरफ। तो उन सभी कच्ची बस्तियों में पक्की बस्ती बनाना, उनमें समय सीमेंटेड सड़कें बनाना, उनमें लाइटें लगवाना, और वहाँ पानी की व्यवस्था करवाना, और वहाँ आसपास के खाली स्थानों पर पार्क डेवलप करना, ये एक बहुत बड़ा इवेंट था 180 कच्ची बस्तियों में। उसी के साथ साथ ये जो जयपुर शहर की 4 दीवारी है, ये 4 दीवारी की सड़कें पत्थर की बनी थी, उनको कई जगह पर हमने सीमेंटेड सड़कें बना दी 100%। ये भी अच्छा काम था, वो हाईलाइट नहीं हो पाया, ठीक है, लेकिन बनाया। सर 180 कच्ची बस्तियों को एक साथ काम करना, अलाइन करना, ये बहुत बड़ा टास्क था सर। हाँ, बहुत उस समय भी बड़ा विरोध हुआ होगा। हाँ, विरोध तो होता था, लेकिन किया, सब लोगों ने समझाइश से किया। वहाँ सड़कें बना दी, जहाँ जहाँ रास्ता मिलता था सड़कें बनाते गए, पार्क बनाते गए, लाइटें लगाते गए, और सरकार ने उनमें पट्टे दे दिए। तो आज वो कच्ची बस्तियाँ न रह करके पक्की बस्तियों के रूप में डेवलप हो गई, और वर्ल्ड के जो मेयर्स आए उनको दिखाया कि पहले ये था और अब ये है। तो वो भी बड़े खुश हुए होंगे। बहुत खुश है सर। फिलहाल राजस्थान में यूजीसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध की स्थिति बनी हुई है, और महिपाल सिंह मकराना जो कि करनी सेना से हैं, तो उन्होंने कहा है कि अगर इसी तरीके की स्थिति रही तो वोट ना देने की कसम उन्होंने खाई है। वोट देना या न देना ये तो उनका निर्णय है, लेकिन वोट डालना नागरिक का कर्तव्य है, और निश्चित रूप से उस अधिकार जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिला है उसका उपयोग करना चाहिए। किसी पार्टी को दो वोट, लेकिन वोट तो देना चाहिए। तो सर आपको नहीं लगता कि एक इतना बड़ा वर्ग अगर नाराज़ है तो बहुत फर्क पड़ेगा उसका? वोट डालने में क्या दिक्कत है? तो नाराज़ है सर, क्योंकि उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही और उनको लगता है कि नियम ही सही नहीं है। कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेमोक्रेसी में हर घर वोट मांगे जाते हैं, और MLA MP जो भी चुना जाता है या पार्षद चुना जाता है, उनको घर घर सुननी पड़ती है। ये आवाज़ जो उन्होंने उठाई है वो हमारे पास भी आई है, लेकिन पिछड़ा वंचित वर्ग को आगे लाने का काम हम सब लोगों का है। हम सब लोग मिलकर आगे लाएं, निश्चित रूप से लाना चाहिए, लेकिन उसमें किसी के प्रति अन्याय नहीं होना चाहिए।
पिछड़ा वंचित वर्ग को आगे लाने में अगड़े वर्ग में या और वर्गों में के बच्चों में हतोत्साह नहीं होना चाहिए। तो सर आज के जो हमारे जयपुर के यंगस्टर्स हैं, जो युवा हैं, जब भी सर मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं तो सबसे पहले जो है नाहरगढ़, आमेर इस तरफ भागते हैं। तो आप सर जब आपने पूरा अपनी लाइफ जयपुर के नाम कर दी है, आपको उस टाइम याद आता है कि इस टूरिस्ट प्लेस पे अपन जाया करते थे जो आपका फेवरेट हो? मैं देखिए नाहरगढ़ और आमेर तो जाता ही कर था कभी कभी, लेकिन सेंटर पार्क डेली जाता था। तो अभी आपका कोई सर फेवरेट टूरिस्ट प्लेस जो हमेशा से फेवरेट रहा हो कि इससे तो यहाँ जाकर तो सुकून ही मिल जाता है जयपुर शहर में? सेंट्रल पार्क, सेंट्रल पार्क। और मेरे घर के पास 2 पार्क हैं, उन पार्कों में जाता हूँ, बहुत सुकून मिलता है। ओके। तो सर जयपुर में जब जब अगर जयपुर की बात हो रही है और खाने पीने की और कचौरी समोसे की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाती बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक बात है। और ख़ासकर जब आप किशन पोल के पूर्व विधायक जी के साथ बैठे हो तो इसके बारे में चर्चा तो होनी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। तो सर आज फूड ब्लॉगर्स के लिए जयपुर जो एकदम प्राइम लोकेशन बन चुका है, जयपुर में जो स्वाद है शायद वो पूरे दुनिया में कहीं पर नहीं है। कोई ऐसा हिडन जैम जो आपको पता हो कि यार आज भी हमारे आज के न्यू फूड ब्लॉगर्स इस गली इस दुकान तक नहीं पहुंच पाए, आपको अगर कुछ ऐसी जगह पता हो तो? नहीं पहुँच पाए? हाँ, क्योंकि सर आपने इतने टाइम से जयपुर की हर गली मोहल्ला देखा, एक मेयर होने के नाते आपने देखा, फिर विधायक होने के नाते, और बचपन से आप देखते आ रहे हैं। देखिए जयपुर शहर के अंदर जो है ना, वो तो हींग की कचौरी और दही, पूरण जी की कचौरी। हाँ अच्छा। हींग की कचौरी और दही, फिर LMV के विभिन्न व्यंजन, मावा कचौरी रावत की, प्याज की कचौरी रावत की, बोला का समोसा। अच्छा। विद्याधर नगर में भोला का समोसा। बोला का समोसा, ठीक है। और ये अपने महावीर रबड़ी भंडार का आलू प्याज की सब्जी और टिक्कड़। सर आज फास्ट हो रहे हैं। और फिर बाकी तो आजकल तो काफ़ी वो खुल गए कैफ़े। ओके। बच्चे वहाँ जाते हैं, काफ़ी पी के आते हैं। तो अब जो है जयपुर के सम्राट की चाय, साहू की चाय, तो ये विभिन्न स्तरों पर ये विभिन्न प्रकार के खाने पीने के साधन आउटलेट खुल गए हैं। और मैं समझता हूँ ये गोलीशा गार्डन भी खुला है, एक लव कुश क्या वंस अपॉन ए टाइम रेस्टोरेंट। वंस अपॉन ए टाइम रेस्टोरेंट, ठीक है। काफ़ी रेस्टोरेंट खुल गए। आपका फेवरेट कौन सा स्पॉट है कि यार ये तो बढ़िया जगह है, यहाँ तो हमेशा से आप जाते हो, ऐसी कोई जगह है? मैं तो देखिए रावत की कचौरी समोसा खाता हूँ। मिर्ची बड़ा प्रसिद्ध है रावत का। और हींग की कचौरी, दही और हींग की कचौरी के साथ, बिल्कुल। और सर जयपुर के गोलगप्पे बड़े फेमस है सर। अभी लास्ट हम गोपाल जी सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा जी के साथ बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी हमें गोलगप्पे की जगगह बताई थी। आपकी भी है कोई सर फिक्स जगह जहां आप जाते हैं और गोलगप्पे खाते हैं? गोलगप्पे खाते हैं, ये जो अपना रामनिवास बाग में जो वो बना है ना, एक सेंटर बना है चाट पकौड़ी का, हाँ, वो गोलगप्पे खाते हैं। अच्छा, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हम लोगों के लिए निकाला। आई होप हमारी सभी ऑडियंस को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। एंड सीरियसली मुझे खुद को ऐसा फील हो रहा है कि 1994 से आज तक की मैंने जर्नी जो है आपके साथ अभी तय कर ली है पूरे जयपुर शहर की, और जयपुर किस तरीके से बदला, किस तरीके से डेवलप हुआ, एंड किस तरीके से आपका उसमें योगदान था, हमारी ऑडियंस को भी पता चला होगा। आई होप सर आपको भी अच्छा लगा होगा, हमारी ऑडियंस को भी मज़ा आया होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैं चाहूँगा सर आप भी हमारी ऑडियंस को एक बार कह दें कि अगर उन्हें हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वो हमारे साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बिल्कुल बिल्कुल जुड़ना चाहिए। यंगस्टर्स के साथ जुड़ने में हरदम नए विचार, नए उनकी सोच और उनके नए इनोवेशंस देखने को मिलते हैं। आज आपका ये पॉडकास्ट देखा, या आपने अच्छा डेवलप किया है और आपके क्वेश्चंस अच्छे हैं, आपकी क्यूरियोसिटी अच्छी है, और यू वांट टू से समथिंग एंड मैसेज टू द योर व्यूअर्स, योर फॉलोअर्स, कि देखिए हम किस प्रकार का मैसेज दे रहे हैं। अच्छा है, गुड। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।